नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंचनगर में 116वें अखिल भारतीय किसान मेले का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया, जिसके बाद सीएम धामी ने गांधी हॉल में किसानों और वैज्ञानिकों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने महिला समूह के उत्पादों का अवलोकन भी किया। मेले में सीएम धामी ने प्रदेश की प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विव का हरित क्रांति में बड़ा स्थान है। और अपने आप में मेले का भी अपना बहुत बड़ा स्थान है। निश्चित रूप से ये मेले हमारे कृषि के क्षेत्र में होने वाले अनुसंधान, नवाचार, किसानों को मिलने वाली सुविधाएं, जानकारियां, इस प्रकार की चीजें उपलब्ध कराते हैं। और यहाँ पर एक साथ हमारे वैज्ञानिक भी मिलते हैं, उद्यमी भी मिलते हैं, किसान भी मिलते हैं और सब मिलकर जब सब पर चर्चा करते हैं, निश्चित रूप से किसान भाइयों को इससे बहुत लाभ होगा और बहुत लाभ होता है। और भविष्य में और अच्छा हमारा विश्वविद्यालय करेगा। कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान मेरी सभी किसान भाइयों को बहुत शुभकामनाएं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 में भारत विकसित भारत बनेगा, उसमें हमारे किसान भाई भी उस प्रगति में तेजी से आगे बढ़ेंगे। किसान हमारी प्राथमिकता है, हमारे प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है, हमारी प्राथमिकता। उधर यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष पूर्ण सिंह कठैत का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि राज्य के कई मुद्दों को लेकर यूकेडी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के साथ साथ सशक्त भू कानून की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास घेराव किया जाएगा। पूर्ण सिंह कठैत का बयान, यूकेडी के कार्यकर्ता इस सीएम आवास का घेराव करेंगे। तमाम मांगों को लेकर जो है सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। ये यूकेडी के अध्यक्ष जो है पूर्ण सिंह कठैत का बयान सामने आया है। उधर पौड़ी के निवर्तमान पालिका अध्यक्ष ने व्यापार सभा शपथ ग्रहण समारोह के दौरान दिए गए अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वे शहर में लोगों को सुख दुख में शरीक होते हैं, ऐसे में उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा हास्य के तौर पर एक बात को मंच से रखा गया था। बताया कि जिस दौरान उनके द्वारा अपना संबोधन दिया गया, उस दौरान जो है पूरी जनता उनके बयानों पर ताली बजा रही थी। यदि किसी को आपत्ति होती तो वह बयान के बाद उनसे कह सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे साफ है कि उनके द्वारा कोई गलत बयानबाजी नहीं की गई है। वहीं मामले में व्यापार सभा के अध्यक्ष विनय शर्मा ने कहा कि व्यापार सभा के मंच पर कोई भी राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। देखिए, प्रत्यक्ष को मैंने कहा ना कि प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। और जो भी लोग उस ऑडिटोरियम में मौजूद थे, उन लोगों ने मेरे भाषण पे लगातार तालियां बजा रहे थे। जो मैंने पौड़ी के विकास की बात की है, मैंने कहा है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बाद सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है हमारी मीडिया की होती है। लेकिन कुछ मीडिया के लोग जो कि लगातार चुनाव नजदीक आते ही या शुरू से मेरे खिलाफ करते रहे हैं, उन्हीं के द्वारा इस तरह का एक षड्यंत्र रच के उसको रखा गया है। लेकिन जिन भी लोगों ने उस वीडियो को देखा है, उन सबने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने अभी मुझे दो चीजों के बारे में कि माननीय विधायक जी ने उसके बाद एक अपना स्टेटमेंट दिया, उसके बाद व्यापार संघ के अध्यक्ष ने दिया। अगर हमने उनको मंच पे बुलाया तो किसी को ये पता नहीं होता कि आने क्या बयान देंगे। लेकिन हमने अपने ग्रुप में भी व्यापार सभा की तरफ से भी अगर किसी की व्यक्ति विशेष को कहीं से ठेस पहुंची हो तो उसको फिर प्रकट किया है कि अगर व्यापार सभा का कोई मंतव्य नहीं है किसी को भी उसके मन को ठेस पहुंचाना, तो उसकी तो हम आलोचना करते ही है। देखिए, ये बात हम लोगों ने जब व्यापार सभा का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, मंच जो संचालन कर रहे थे उन्होंने भी 2-3 बार कह चुके थे वो मंच से कि ये प्योर व्यापारियों का मंच है, ये राजनीतिक मंच नहीं है। यहाँ केवल गैर राजनीतिक ही बातें होंगी और केवल व्यापारियों और शहर के संबंध में बातें होंगी।
दुर्भाग्यपूर्ण है कि 3 बार के एक नगर पालिका अध्यक्ष और 1 बार के विधायक जिस पौड़ी की जनता ने एक शख्स को इस मुकाम पर पहुंचाया है वो पौड़ी की जनता के लिए कुत्ते सब का प्रयोग कर रहा है। काफी निंदनीय है। आप उस पूरे वीडियो को अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि कुछ लोग उनको ज्ञापन देने आते हैं। तो आखिर वो ज्ञापन देने वाले लोग हैं कौन? उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए। आप देखेंगे कि हमारे पौड़ी चिचौड़ कांडई गांव की महिलाएं, हमारे बुजुर्ग, हमारी मातृशक्ति, युवा शक्ति, विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता, ये लोग नगर पालिका में ज्ञापन देने जाते हैं। उधर पुलिस प्रशासन लगातार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर वाहन चेकिंग अभियान चला रहा है। आपको बता दें कि जनता की सुरक्षा की हिदायत देते नजर आ रहे हैं, लेकिन हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बता दें कि एक युवक जसपुर पशुपति प्लांट से ड्यूटी कर बाइक से अपने घर जा रहा था। उसी दौरान सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मरीज के दाएं सिर में गंभीर चोटें आई हैं। मरीज की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। जो है ये नादेही मोड़ पे मिला था। एक क्वार्टर जमीन से लेके आई है। ये शराब के नशे में था। किसी ने अज्ञात वाहन में टक्कर मार दी है, तो इसके दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गया है और इसके सर में भी चोट आई है। काफी ब्लीडिंग हो गई है। पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है, इसलिए हमें दिक्कत रहता है आगे सेंटर के लिए। हमने प्राथमिक उपचार इसका कर दिया है। अब इसे इसको हमने रेफर कर दिया है सेंटर के लिए। इसका पेशेंट का नाम है नंगे, ये इधर लेखा थाने का है, ये मोहम्मद चौथा। उधर देहरादून के नवनियुक्त जिलाधिकारी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जहां लगातार जिलाधिकारी सरकारी दफ्तरों का निरीक्षण कर रहे हैं, जिसके चलते जिलाधिकारी एआरटीओ कार्यालय ऋषिकेश पहुंचे और एआरटीओ के रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण किया। इसके साथ ही आम जनता से भी बात की, लाइसेंस बनवाने आए कुछ लोगों से भी जानकारी हासिल की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य समय पर किया जाए, भीड़ न होने दें। इसके साथ ही अधिकारियों से कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो एआरटीओ कार्यालय का निरीक्षण किया, साथ ही लाइसेंस जो बनवाने आए हुए लोग थे उनसे भी जानकारी एकत्रित की और जानकारी हासिल करने के बाद वहां पर अधिकारी जो मौजूद थे उन सभी को निर्देश दिया कि भीड़ न लगने दें, त्वरित तेजी से कार्य करें। तो नवनियुक्त डीएम जो है एक्शन मोड में दिखाई दिए, एआरटीओ कार्यालय का निरीक्षण किया, अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। आज हमारा यहाँ पे ऋषिकेश का शेड्यूल्ड डे था। शेड्यूल हमने विजिट रखी थी, लेकिन हॉस्पिटल उसमें से मिसिंग था डेलिबरेटली। तो उसका पर्पज था कि हम सुबह यहाँ पे बिफोर 10 AM औचक निरीक्षण करना चाह रहे थे, इसलिए हमने उसको शेड्यूल से लिस्ट नहीं किया था। और टू माई डिस्ट्रेस एंड टू माई डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे डॉक्टर्स मिसिंग हैं विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। वरिष्ठ डॉक्टर्स, वार्ड्स खाली पड़े हुए हैं, ओटीज में कोई शेड्यूल नहीं है। 3 ओटीज हैं और एक भी शेड्यूल्ड ऑपरेशन नहीं है। पिछले 3 दिन से 4 दिन से दे आर लाइंग आइडल वैकेंट। आई एम सॉरी टू से दैट सीएमएस हिमसेल्फ हैज बीन मिसिंग आउट। उधर जनपद चमोली के विकासखंड पोखरी के मिनी स्टेडियम में 2 दिवसीय शीतकालीन क्रीड़ा प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि और जिलाधिकारी कमलेश मेहता ने कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। तो वहीं पिछले साल के विजेता छात्र के द्वारा मशाल जलाकर अन्य छात्रों ने उनका अभिवादन किया। बता दें कि इस खेल प्रतियोगिता में विकासखंड पोखरी के सभी विद्यालयों के छात्रों ने हिस्सा लिया, जिसमें दौड़, गोला और चक्का फेंक, भाला फेंक, लॉन्ग जंप, हाई जंप खेलों में छात्रों ने बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया। साथ ही आपको बता दें कि उप जिलाधिकारी कमलेश मेहता ने छात्रों को संबोधित करते हुए खेल में अनुशासन होना बेहद जरूरी बताया और वहीं प्रधानाचार्य ज्ञानीलाल सैलानी ने कहा कि छात्रों में
खेलों से एक नई स्पर्धा जन्म लेती है, जिसमें कई छात्रों को अपने करियर में आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। वहीं सीनियर प्रतियोगिता में अमन राय का ओड़ा मांडा प्रथम और अंडर 17 में विवेक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। जैसा आप सभी को पता ही है, ब्लॉक स्तर पर जो शीतकालीन गेम्स आज और कल ये गेम्स खेलेंगे और सभी बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि यहाँ पर वो अपनी प्रतिभा दिखा सके, ताकि वो चलित आगे भी जो खेल का यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना, सशक्त बहना योजना, महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं, जिनके माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। सशक्तिकरण के इन्हीं प्रयासों में शासन, प्रशासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। जहां एक ओर महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% का क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, वहीं अब सरकार ने कोऑपरेटिव बैंकों और सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देने के साथ साथ सहकारी आंदोलन में सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को और मजबूती देगा। सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से अब महिलाओं के लिए न्याय पंचायत स्तर पर सरकारी समितियों और जिला सहकारी बैंकों में भी महत्वपूर्ण पदों पर सुनिश्चित भागीदारी का रास्ता खुल गया है। इस निर्णय से सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ समाज की आधी आबादी तक और प्रभावी तरीके से पहुंचेगा। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के ये प्रयास न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेंगे। संकल्प से सिद्धि की ओर, सहकारिता से समृद्धि की ओर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिनेशपुर क्षेत्र में कई स्थानों पर बिजली विभाग के सहायक अभियंता अमित चंद्र आर्य ने बिजली उपभोक्ताओं के घरों पर छापा मारा और बिजली चोरी करते हुए कई लोगों को पकड़ा। इस दौरान दिनेशपुर के अपर अभियंता अरुण कुमार और विजिलेंस की टीम भी उनके साथ रही। विजिलेंस टीम ने जो है कागजी कार्रवाई करते हुए 14 बिजली चोरों के खिलाफ थाने में तहरीर दी। इस दौरान विद्युत विभाग के उपखंड अधिकारी प्रवेंद्र सिंह ने कहा कि किसी भी सूरत में बिजली की चोरी नहीं करने दी जाएगी। विजिलेंस टीम बिजली चोरी को लेकर लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। आज विद्युत सतर्कता टीम के साथ संलिप्त विद्युत चेकिंग अभियान के दौरान क्या कहते हैं आनंदखेड़ा, हरदासपुर और चितरंजनपुर गाँव में चेकिंग की गई है, जिसमें कई लोग संलिप्त में पाए गए हैं, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और चेकिंग रिपोर्ट उन पर जुर्माना डाला जाएगा। तभी कुछ एरिया चेक किया गया है। खबर देहरादून से है, जहां नगर निगम में लगाई जाने वाली स्ट्रीट लाइटों की चोरी करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कहा यह भी जा रहा है कि EESL कंपनी ने कर्मचारियों से काम कराकर उन्हें भुगतान नहीं किया, जिसके बाद नाराज कर्मचारियों ने इस घटना को अंजाम दिया। तो वहीं मामला सामने आने पर इस घटना पर विपक्ष के साथ साथ सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने भी सवाल उठाए हैं। फिलहाल इस घटना की जांच की मांग बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां कर रही हैं और कई जनप्रतिनिधि आंदोलन की तैयारी भी कर रहे हैं। भले ही नगर निगम इसे EESL और कर्मचारियों के बीच का मामला बताए, लेकिन
एक बात तो साफ है कि अगर नगर निगम द्वारा EESL कंपनी को जब्त की गई 2000 लाइटों का भुगतान किया जा चुका है तो नुकसान नगर निगम का है, जनता का है और सरकार का भी है। देखिए, ऐसा है कि बहुत टाइम से और भी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई थी, तो हमने नगर निगम में भी बात रखी थी और इस तरीके से जो स्ट्रीट लाइट्स हैं जिनको लगाने के लिए हमने सभी वार्डों में जो निर्देशित किया था उसी तहत वो लगनी थी। कंपनी को भी बोल दिया गया है, लेकिन अभी जो कंप्लेंट आया है कि कंपनी द्वारा उनका वेतन भुगतान नहीं हुआ है और इस मार्फत वो जो है स्ट्रीट लाइट्स ही अपने घर ले गए हैं, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सही नहीं है। उनको लाइट्स, क्योंकि देखिए ये सरकारी संपत्ति है और जहां तक वेतन की बात है उनको अपनी बात जो है नगर निगम में हमारे अधिकारी लोग बैठे हैं, उनके अंतर्गत सारी चीजें अभी सारी कार्यप्रणाली उनके अधीन है और वो देख रहे हैं, काम कर रहे हैं। एक बार उनको उनसे बात करनी चाहिए। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और बड़ी शर्मनाक बात है। जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरीके की चर्चा है कि लाइट लगनी थी, स्ट्रीट लाइटों की गलियों में लाइटें लगनी थी और नगर निगम के कर्मचारी उठा के उसको अपने घर ले गए। समाचार पत्रों में मैंने भी पढ़ा है और चर्चा भी है। वैसे भी नगर निगम यहाँ का भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है और भ्रष्टाचार के पराकाष्ठा भी। आपने देखा होगा पहले भी जो स्वच्छता समितियां हैं उनमें भ्रष्टाचार की बात आई थी, करोड़ों रुपया लूटने की बात आई थी, एडजस्टमेंट की बात आई थी। देखिए, मैटर EESL कंपनी और उनके वेंडर के बीच का है, निगम का इसमें कोई लेना देना नहीं है। निगम EESL को लाइट्स की डिमांड करता है, जितनी वो लाइट्स मौके पर लगाते हैं उसका वेरिफिकेशन के बाद उनको पे कर दिया जाता है। ये मैटर EESL और उनके वेंडर के बीच नॉन पेमेंट को लेकर है, जिसमें उन्हीं के स्तर से इसमें कार्रवाई की जानी है। यदि निगम के खंभों पर EESL द्वारा लाइट नहीं लगाई जाएंगी तो निगम अपने स्तर से लगाएगा। देखिए, मैं इसमें अवगत कराना चाहूंगा कि अगस्त माह से इसमें नगर निगम के द्वारा स्वयं ही कार्य किया जा रहा है, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस वाला। EESL कंपनी को हमने इसमें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अभी निगम के द्वारा इसमें 24 टीम वर्तमान में है और DM साहब के निर्देश अनुसार इसमें 35 टीम हम 1 या 2 दिन में 35 टीम ग्राउंड पर उतार देंगे। उधर रायपुर थाना देहरादून क्षेत्र में नशीला पदार्थ पिलाकर युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तीसरे नाबालिग आरोपी को पुलिस संरक्षण में रखा गया है। इस बीच केस दर्ज करने में देरी पर पीड़ित पक्ष के साथ पहुंची भीड़ ने रायपुर थाने का घेराव किया। आरोप है कि पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज नहीं किया। हालांकि काफी हंगामे के बीच पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। युवती के परिजनों की तरफ से दी गई तहरीर में कहा गया कि युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया गया। इसके बाद आरोपी ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। तो वहीं पुलिस ने आरोपी पर कई धाराओं में केस दर्ज किया है। आज थाना रायपुर पर शाम को कुछ लोग 3 लड़कों को टाटा मैजिक के साथ लेकर थाने पर आए और उनके द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि उनकी बेटी 12-12:30 बजे गायब थी और नहीं मिल रही थी, जिस पर उनकी सूचना उन्होंने 112 पर दी और साथ ही साथ परिजनों के साथ वो तलाश कर रहे थे और देर से उनको वहां पर तपोवन रोड पर टाटा मैजिक में अपनी बेटी और 3 लड़के वहां बैठे मिले और जिसके आधार पर वो 3 लड़कों को यहाँ ले आए और बेटी को जो है अस्पताल में उन्होंने अभी एडमिट कराया प्राथमिक उपचार के लिए। चूंकि ये सूचना संवेदनशील थी, तत्काल जो है लिखित कोई कंप्लेन आने के पहले ही वहां पर जो किधर भी CCTV फुटेज थे और जो सस्पेक्टेड थे उनकी कॉल डिटेल मंगा ली गई थी। और उधर भारतीय भूमि से पवित्र कैलाश के दर्शन करने का शिव भक्तों का सपना पूरा हो गया है। नवरात्रि के पहले दिन यात्रियों के 5 सदस्यीय दल ने पिथौरागढ़ स्थित ओल्ड लिपलेख से माउंट कैलाश के दर्शन किए। कैलाश पर्वत के दिव्य दर्शन से श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार ने यात्रा के सफल संचालन के लिए खास तैयारी की थी। कुमाऊं मंडल विकास निगम ने इसके लिए बाकायदा एक टूर पैकेज घोषित किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भारत की भूमि से ही शिव भक्तों को कैलाश पर्वत के दर्शन होना बहुत ही सुखद है और इसके लिए सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया।
उधर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय के इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में तीसरी अल्ट्रासाउंड मशीन और मेडिसिन आईसीयू का उद्घाटन किया है। नई अल्ट्रासाउंड मशीन मिलने के बाद मरीजों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दून अस्पताल में इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर का अभाव था। अस्पताल में इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर स्थापित होने के बाद मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में जिलों से आने वाले मरीजों को खासी राहत मिलेगी और इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दून अस्पताल की ओपीडी ब्लॉक में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें मेडिकल कॉलेज के तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति की जो है चिंता भी करनी है। कोई हमारे मेडिकल कॉलेज में अगर मरीज आता है तो उसको हर प्रकार से सुविधा ठीक मिले। आज मैंने दिशा निर्देश भी दिए हैं और एक दिशा निर्देश दिया है कि आयुष्मान में हमको संख्या और बढ़ानी है कि हमारे जो मेडिकल कॉलेज है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को आयुष्मान में इलाज कैसे कराएंगे, इसके लिए भी बात की है। तीसरा बड़ी बात यह है कि हम लोग अभी तक यहाँ पे पीजी की 53 सीटों में हम पीजी करा रहे हैं। उधर देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में चूहों और कॉकरोचों को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिशपाल सिंह बिष्ट ने स्वास्थ्य मंत्री और सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य मंत्री के तमाम दावों की पोल खुल रही है और हर दिन अस्पताल की बदहाली, स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुल रही है। कोरोनेशन अस्पताल ने सरकार और स्वास्थ्य मंत्री के दावों की पोल खोलकर रख दी है। कांग्रेस के मुताबिक चूहों और कॉकरोच ने उक्त अस्पताल में मरीजों का जीना मुहाल कर दिया है। रात भर मरीज और मरीज के तीमारदार चैन से आराम नहीं कर पा रहे हैं। वहीं चूहों से अपने नवजात शिशु को उनकी माताएं रात भर जागकर अपने बच्चों की रक्षा कर रही हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा किसी से छुपी हुई नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों में आए दिन जच्चा बच्चा की मौत की खबरें आती हैं। राजधानी देहरादून के चाहे दून मेडिकल कॉलेज को आप ले लीजिए, चाहे जिला अस्पताल कोरोनेशन को ले लीजिए, वहां के हालात कितने बच्चे बदतर है, किसी से छुपे हुए नहीं है। एक एक बेड पर 3-3 महिलाएं जो है उपचार कराने के लिए बाध्य है। और आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छपी हुई हैं कि माताएं रात भर कोरोनेशन अस्पताल में सो नहीं पा रही हैं। वो अपने नवजात बच्चों को चूहे और कॉकरोचों से कैसे बचाएं, इसकी उनको चिंता है। आखिर सरकार इतनी भी अगर वहां पर व्यवस्थाएं नहीं सुधार पा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर